हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी सॉल्यूशंस। दिस इज़ रूपा शर्मा। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 9 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कवर करने वाले हैं। तो ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है और क्या लॉज ऑफ मोशन है, हम उनको देखेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्या है? देखिए, यहाँ पर आपको फोर्स के बारे में दे रखा है, डेफिनेशन दे रखी है फोर्स की। फोर्स इज़ द पुश और पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब फोर्स क्या है? फोर्स कोई ऐसी क्वांटिटी है, कुछ ऐसा है जो अगर मैं किसी चीज़ को पुश करूँ, ठीक है, या मैं किसी चीज़ को पुल करूँ तो वो फोर्स ही तो हो रहा है। अगर मैं किसी चीज़ को पुश करूँ तो उसमें मेरा फोर्स लग रहा है, और अगर मैं किसी चीज़ को पुल करूँ तो उसमें मेरा फोर्स लग रहा है। मतलब आपका ओवरऑल ये कहना है कि फोर्स एक ऐसी चीज़ है कि जो कि क्या करेगी, किसी बॉडी को, जो बॉडी कैसी है, या तो वो रेस्ट में है या तो वो मोशन में है, तो उसको मैं फोर्स लगा के उसको अगर वो मोशन में है तो उसको मैं रेस्ट पे लेके आ सकूँ, है ना, और अगर वो रेस्ट में है तो मैं उसको फोर्स लगा के मोशन में लेके आ सकूँ। मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हो क्या रहा है, किसी बॉडी की स्टेट चेंज हो रही है, किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा फोर्स होता है। और नेक्स्ट है यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है? यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन। ठीक है, तो फोर्स हमारा क्लियर हो गया। अब लॉज ऑफ मोशन क्या है वो देखते हैं हम। तो हमारे न्यूटन्स के 3 लॉज हैं, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ भी हैं और मोशन, मतलब लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कुछ भी है। ठीक है, तो आपको यही बताने हैं, लॉज हमारे 3 होते हैं। देखिए, पहले फर्स्ट लॉ देखते हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या आप उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। अगर लॉ ऑफ इनर्शिया आता है और न्यूटन फर्स्ट लॉ आता है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये एक ही चीज़ है। ठीक है, तो क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स स्टेट, या वो मोशन में या रेस्ट पे, जो भी स्टेट है उसकी, ठीक है, until an external force applied on it। क्या बोल रहा है कि क्या कहता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि कोई भी बॉडी जो कि कैसी है, या मोशन में है या रेस्ट पे है, ठीक है, किसी भी स्टेट में है, वो जब तक उसी स्टेट में रहेगी, कब तक? जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, या मतलब कोई चीज़ है, ठीक है, वो कैसी है? वो मोशन में है, वो मोशन में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर फोर्स लगा नहीं रहे। ठीक है, और कोई चीज़ है जो रेस्ट पे है, वो रेस्ट में ही रहेगी जब तक कि आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई करते। तो ये है आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट आते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमसे क्या कहता है? फोर्स अप्लाइड इज़ प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। क्या बोल रहा है? जो फोर्स है वो कैसा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये साइन किस चीज़ का होता है? प्रोपोर्शनलिटी का साइन होता है ये। फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये डेफिनेशन आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, क्योंकि यही तो लिखा है, फोर्स अप्लाइड इज़ प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। तो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करना है हमें? टू रिमूव द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी वी यूज़ कांस्टेंट के। हमेशा ऐसे ही करते हैं, जब भी हमें प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट को, इसको साइन को हटाना होता है, क्या करते हैं हम? हमेशा हम यही करते हैं कि हमें एक कांस्टेंट यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया? इस साइन को हटाने के लिए एक सिंपल कांस्टेंट यूज़ किया, दैट इज़ के। अब क्या बोल रहा है? अब अगर मैं इसको हटाऊं तो यहाँ पर के लग जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया? एफ़ को एज इट इज़ लिखा, इस साइन को हटाएंगे, इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा, और जब हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा, दैट इज़ के, और एम ए आपका एज इट इज आएगा। ठीक है, अब के की वैल्यू क्या है? 1। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे के की वैल्यू कैसे रख दी? 1 रख दी। तो एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए। दिस इज़ योर फॉर्मूला ऑफ सेकेंड लॉ। क्लियर? ये था हमारा
F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो उसके बाद क्या किया है मैंने, साइन को हटाया है। साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट का यूज़ करते हैं और कांस्टेंट का यूज़ किया और ये हमारा इक्वल्स टू में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब k की वैल्यू 1 थी तो मैंने क्या किया, k की वैल्यू 1 पुट करी और 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही रहेगा। तो इसीलिए F इज इक्वल्स टू ma हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो दिस इज़ योर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द लास्ट एंड द थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज़ टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि हर एक एक्शन में, आप कोई भी एक्शन जो कर रहे हैं, क्या होगा, देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो उस एक्शन का आपको क्या मिलेगा, या तो उसके बराबर या अपोजिट रिएक्शन मिलेगा। जैसे आप, इसका नॉर्मल एग्जांपल यही है कि जैसे हम शूट करते हैं, ठीक है, गन से, तो बुलेट हमारी फॉरवर्ड होगी, बुलेट आगे की तरफ जाएगी और आपके हाथ में भी एक झटका लगेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक्शन किया, आपने बुलेट मतलब शूट किया आपने, और क्या हुआ, आपको एक इक्वल एंड अपोजिट क्या मिला, रिएक्शन मिला। आपके हाथ पे झटका आया ना, तो वो हमारा क्या था, रिएक्शन। तो उसने यही बोला कि हर एक एक्शन का क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। तो ये है आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हमारे ये तीनों लॉ ऑफ मोशंस कवर हो गए हैं। अब इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ लीव्स मे बी गेट डिटैच्ड फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विगरसली शेक इट्स ब्रांचेस। क्या बोल रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि जो पत्ते होते हैं पेड़ के वो डिटैच हो जाते हैं। डिटैच का मतलब होता है टूट जाते हैं, हट जाते हैं उधर से, फ्रॉम अ ट्री, ठीक है, पेड़ से अलग हो जाते हैं। कब, जब हम क्या कर रहे हैं, ब्रांचेस को हिलाते हैं, ठीक है। जैसे हम पेड़ की ब्रांचेस को हिला रहे हैं उसको, तो क्या होगा, पत्ते गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखिए, ड्यू टू द शेकिंग ऑफ ब्रांचेस, मतलब ब्रांचेस को हिलाने से क्या होता है, एक सेकेंड, ड्यू टू द शेकिंग ऑफ ब्रांचेस स्टार्ट मूविंग, ठीक है। जब हम ब्रांचेस को हिला रहे हैं तो क्या हो रहा है, जो ब्रांच है, ठीक है, वो तो हिल रही है, लेकिन क्या है, लीव्स रिमेन्स एट रेस्ट। लीव्स कैसे हैं, रेस्ट पे हैं। भैया आप ब्रांचेस को तो हिला रहे हो, लेकिन आप लीव्स को थोड़ी ना हिला रहे हो, तो लीव्स कैसे रहेंगी, लीव्स हमारी रेस्ट पे रहेंगी ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया हमने क्या पढ़ा, इनर्शिया वही था ना फर्स्ट लॉ, कि वो चीज़ मोशन में है तो मोशन में रहेगी, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि मैं उस पर कोई क्या ना करूँ, एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करूँ। तो ये यही कह रहा है कि हमने ब्रांच को तो हिलाया है, लेकिन हमारी लीव्स कैसी हैं, लीव्स रेस्ट पे हैं, तो ऑब्वियसली अपोजिट फोर्स हो गया ना। तो इसलिए क्या होगा, जो लीव्स होंगी, जो पत्ते होंगे, वो कैसे हो जाएंगे, हट जाएंगे, पेड़ से अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखिए जो अभी क्वेश्चन क्या है उसकी तरह ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। व्हेन अ कारपेट इज़ बिटन विद अ स्टिक। जब हम क्या कर रहे हैं, कारपेट को बिटन कर रहे हैं, मतलब ऐसे उसको पीट रहे हैं एक स्टिक से, तो क्या होगा, डस्ट कम्स आउट ऑफ इट, है ना। ऑब्वियसली भाई जब किसी चादर वगैरह को हम स्टिक से पीटते हैं तो उसमें से धूल निकले, इस वजह से पीटते हैं ना उसको। तो कह रहा है कि आप इसको एक्सप्लेन करो, ऐसा क्यों होता है। तो हम वही चीज़ लिखेंगे कि व्हेन द कारपेट इज़ बिटन विद अ स्टिक। जब हम क्या कर रहे हैं, कारपेट को बीट कर रहे हैं स्टिक से, तो क्या हो रहा है, कारपेट मूव्स फॉरवर्ड। कारपेट तो मूव कर रही है, लेकिन क्या है, डस्ट पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा भाई। डस्ट पार्टिकल हमारे कैसे रहेंगे, रेस्ट पे ही रहेंगे हमारे डस्ट पार्टिकल। जैसे मैंने लीव्स का बताया कि लीव्स हमारी रेस्ट पे रहेंगी, हम ब्रांचेस को हिला रहे हैं, ठीक है। तो मोशन हो रहा है किसके लिए, ब्रांचेस के लिए, लेकिन लीव्स के लिए नहीं हो रहा। सेम ऐसे ही होगा कि यहाँ पर हम कारपेट को मोशन में लेके आ रहे हैं, कारपेट को बीट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो डस्ट है वो कैसी रहेगी, रेस्ट पे ही रहेगी। तो इस वजह से क्या होगा, डस्ट हमारी उसमें से निकल जाएगी, ठीक है। तो ये वैसे ही क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, वैसे आ जाता है कई बार। देखिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। व्हाट इज़ इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, गिव इट्स वेरियस टाइप्स विद 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। क्या बोल रहा है, इनर्शिया क्या है, और आपको क्या करना है, हर एक के 2 एग्जाम्पल्स देने हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इनर्शिया की डेफिनेशन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया। क्या बोल रहा है, किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी का मतलब वो उस चीज़ को नहीं कर सकता, ठीक है। किसी भी बॉडी की इनएबिलिटी किस चीज़ के लिए, कि वो अपनी स्टेट को, चाहे वो रेस्ट पे है चाहे वो मोशन में है, उस स्टेट को चेंज ना कर पाए। वही तो है लॉ ऑफ इनर्शिया भाई। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया भी तो मैंने वही बताया ना आपको, लॉ ऑफ इनर्शिया और फर्स्ट लॉ एक ही है। मतलब वही चीज़ है कि कोई बॉडी अपने आप को खुद से चेंज नहीं कर सकती जब तक कि आप उस पर कोई फोर्स नहीं लगाते एक्सटर्नल, ठीक है। तो वही आपकी इनर्शिया की डेफिनेशन।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि इनर्शिया क्या है, डिपेंड्स अपॉन मास। जो इनर्शिया हमेशा किस पे डिपेंड करता है, मास पे। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मूव अ हैवियर बॉडी देन अ लाइटर बॉडी। क्या बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम हैवियर बॉडी को मूव करवा पाएँ लाइटर बॉडी से। भाई हल्की बॉडी को हम ईजिली मूव करवा सकते हैं और हैवियर बॉडी को मूव कराने के लिए हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा ना। सिमिलरली इट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ हैवियर बॉडी देन लाइटर बॉडी। और ऐसे ही होगा जब हम लाइटर बॉडी को मूव करवा रहे हैं, ठीक है, या स्टॉप करवा रहे हैं, तो लाइटर बॉडी को हम आराम से स्टॉप करवा सकते हैं और हैवियर बॉडी को स्टॉप कराने में हमें थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो क्या बोल रहा है, थस वी कंक्लूड दैट कि मास ऑफ अ बॉडी इज़ अ मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इसीलिए मास ऑफ बॉडी किस पर डिपेंड करेगा, हमेशा इनर्शिया पर डिपेंड करेगा। तो यही उसने बोला कि इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है, मास पे। ये एक नंबर में आपका आ सकता है कि इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन डैश, या फिर इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, तो आप किस पे लिखेंगे, मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि टाइप्स कितने हैं इनर्शिया के। इनर्शिया इज़ ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स का होता है इनर्शिया। फर्स्ट होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, एंड थर्ड वन इज़ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, देखते हैं एग्जाम्पल्स बोले ना उसने हर एक के देने के लिए। तो देखिए फर्स्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हेन वी बीट अ कारपेट, जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन कराया ना, वो वही वाला लिखा हुआ है कि क्या होगा, हम क्या करेंगे, कारपेट को बीट करेंगे लेकिन डस्ट पार्टिकल्स रेस्ट पे रहेंगे, तो इसीलिए क्या होगा, डस्ट पार्टिकल्स चादर से अलग हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट तो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन कराया। अब देखिए नेक्स्ट में क्या बोल रहा है, इफ़ अ कॉइन प्लेस्ड ऑन अ कार्ड, एक कार्ड पे मैंने एक कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, कवरिंग द माउथ ऑफ द ट्रम्बलर। मैंने क्या किया, देखिए यहाँ पे दे रखा डायग्राम, ये ग्लास है, ठीक है, ये एक वो रख रखा है मैंने, पेपर रख रखा है, कार्ड रख रखा है, कार्ड पे कॉइन है। अब ये क्या कह रहा है, इसमें ये बताएगा कि इस कार्ड को हमने थ्रो किया, ठीक है, देखो ये मारा ना, इस कार्ड को इसने थ्रो किया, तो क्या होगा, ये जो कॉइन है, ये कॉइन इस कार्ड के साथ आगे नहीं जाएगा, ये ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वही चीज़, अब देखो ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, इस कार्ड पे फोर्स लगा रहा है ना, तो क्या होगा, इस पे तो फोर्स नहीं लगा रहा, ये तो अपने रेस्ट पे ही है। ठीक है, जो कॉइन है वो रेस्ट पे है, इसने कहाँ फोर्स लगाया, कार्ड पे, तो इसने कार्ड पे फोर्स लगाया, तो कार्ड हमारा फॉरवर्ड मूव कर जाएगा और हमारा कॉइन रेस्ट पे था, तो उसे तो नीचे कुछ मिला नहीं सपोर्ट, तो इसलिए वो कहाँ गिर जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल हो गया लॉ ऑफ इसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। नेक्स्ट देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल क्या दे रहा है ये, अ पर्सन केयरलेसली गेटिंग डाउन अ मूविंग ट्रेन फॉल्स फॉरवर्ड। मतलब एक बंदा बैठा हुआ है, पर्सन बैठा हुआ है, किस में है, मूविंग ट्रेन में। तो क्या बोल रहा है, द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट ऑन टचिंग द ग्राउंड हिज फीट कम टू रेस्ट सडनली, वेयर इज़ द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी रिटेन्स द मोशन ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या बोल रहा है, देखिए जैसे अब कोई पर्सन है, वो क्या कर रहा है, मूविंग ट्रेन से कूद गया, ठीक है, मूविंग ट्रेन से वो अगर नीचे कूदा तो क्या होगा, कई बार देखा है ना आपने, थोड़ा मतलब उसके जो जैसे वो कूदेगा ना, तो उसके जो पैर हैं वो तो रेस्ट पे आ जाएंगे, ग्राउंड पे आ जाएंगे, देखिए लिखा टचिंग द ग्राउंड। ठीक है, उसके पैर जो हैं वो तो सडनली रेस्ट पे आ जाएंगे ना, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी, क्योंकि वो तो ट्रेन की जो ट्रेन हमारी मूव कर रही थी उस ट्रेन में था वो पर्सन, तो जो वो पर्सन है ना उसका मोशन और ट्रेन का मोशन एक ही होगा। ठीक है, लेकिन जब उसने ट्रेन से जंप किया तो उसके पैर जो हैं वो तो रेस्ट में आ गए, लेकिन उसकी जो बॉडी है वो रेस्ट में नहीं आई, वो मोशन में ही है, इस वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट देखिए इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब डायरेक्शन में क्या होगा, इफ़ अ कार टेक्स अ टर्न अलोंग द कर्व ट्रैक, एक ऐसे कर्व रास्ता है, पाथ है, जहाँ से एक कार ने क्या किया, टर्न लिया। ठीक है, पैसेंजर एक्सपीरियंस अ फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्व ट्रैक। देखिए मैं बताऊँ इसको क्या है ये, जैसे आप किसी भी व्हीकल में बैठे हैं, कार में या किसी भी मतलब बाइक वगैरह किसी पे भी बैठे हैं, तो अचानक से जैसे कर्व आएगा तो आपने देखा है कि आप भी थोड़े से टेढ़े हो जाते हो ना, है ना, आपकी बॉडी भी कैसे कर्व हो जाती है, जैसे थोड़े टेढ़े हो जाओगे आप, जिस तरफ वो कर्व ले रहा है उस तरफ आप भी टेढ़े हो जाओगे। वो क्यों होता है, क्योंकि आपका मोशन जो है वो उस व्हीकल का मोशन के साथ चल रहा है, क्योंकि आप थोड़ी ना चल रहे होते उस टाइम, वो कार चल रही है या वो बाइक चल रही है ना, तो आपकी बॉडी का मोशन और उसकी बॉडी का मोशन एक ही है।
ठीक है। तो जैसे वो कर्व लेगी तो आपकी बॉडी भी उसके साथ साथ कर्व लेगी, तो इसीलिए हमने क्या बोला, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब इसमें यही कहा गया है कि जिस तरह से फोर्स एक्ट करेगा उस तरह से बॉडी एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनर्शिया। देन स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन के साथ हमने इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। मेन आपके यही लॉज पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आप इनको देख लीजिएगा। ओके, फिर आप लोग रिवाइज़ करिए इसे और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।